एक बार फिर से प्रारंभ ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, देखिए हम लोग हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत कंप्लीट कर चुके हैं। वो बुक था अपना घटना चक्र। जैसा कि हम लोग सिलेबस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है, हिंदी। ठीक है, तो हिंदी से पूछेगा अपना 80 नंबर का। ठीक है, और अभी जो BPSC TRE 4 आने वाला है वो बिल्कुल सितंबर में होने वाला है। ठीक है, डेट सब कुछ फिक्स है, आप लोग को पता होगा। तो उसकी को देखते हुए एक बुक है अपना राजपाल सिंह सर का, यूनिवर्सल पब्लिकेशन का बुक है, उसका 6ठा संस्करण है। ठीक है, तो यही बुक हम देखें कि कुछ अपना जो टॉपर हैं वो यही बुक सजेस्ट किए और हम भी इसी बुक से पढ़ते हैं, तो इसी बुक को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और उसका सबसे पहला चैप्टर है अपना, इसमें टोटल 21 चैप्टर है। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है अपना हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, देखिए भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बनी है। भाषा शब्द किससे बनी है, तो भाष धातु से बनी है, मतलब भाष शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि भाषा के बिना कोई भी मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि भाषा ही ऐसा एक शस्त्र है जिसके माध्यम से आदमी अपना बात रख सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो भाषा अर्जित संपत्ति है जिसे मानव अपने चारों ओर से के वातावरण से अर्जित करता है। बिल्कुल, भाषा जो क्या है, अपना अर्जित संपत्ति है, इसको अर्जन किया जाता है। जैसे कि कोई आदमी अगर बिहार में है, बिहार में पैदा लिया है किसी भी ज़िला में, तो ठीक है, तो वो जैसे क्या करेगा, वहाँ का भाषा बोलेगा। और यही सेम व्यक्ति अगर अमेरिका में पैदा ले लिया, रसिया में पैदा ले लिया या फिर तमिलनाडु में पैदा ले लिया, तो वहाँ का भाषा अर्जन करेगा। तो भाषा क्या है, अपना एक अर्जित है, संपत्ति है। अब यहाँ देखते हैं, शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनता है। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनि ही भाषा का प्रमुख अंग है। ये बात हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि भाषा जो है, देखिए भाषा के प्रमुख अंग होते हैं जिसके द्वारा हम लोग भाषा बोलते हैं। तो उसके क्या क्या अंग होते हैं, वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं और मूल ध्वनि होती है। मूल ध्वनि से तात्पर्य यह है कि उसको कैसे बोला जाता है। ठीक है, और शब्द आप जान ही रहे हैं कि कोई भी किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर शब्द होता है। सेब का मतलब होता है, सेब का जैसे हम सेब बोले तो उसका मतलब समझिएगा कि वो फल है, सेब है। कलम बोलेंगे तो कलम लिखने वाला, कॉपी होता है पढ़ने, जैसे अभी हम बुक पढ़ रहे हैं तो बुक, तो ये क्या है, शब्द है। और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य। चलिए आगे देखते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्वयं समझ सकता है। तो देखिए भाषा ही वह साधन है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, मेरे मन में अगर कोई बात आएगा तो हम किसी और को प्रकट करेंगे और किसी और के बात को हम क्या करेंगे, स्वयं समझेंगे। अगर भाषा हम नहीं जानते हैं, जैसे यहाँ से हम तमिलनाडु चले गए तो वहाँ का भाषा अगर हम तमिल नहीं जानेंगे तो हम अपना बात तो प्रकट कर देंगे, ना वो समझेगा और ना ही उसका भाषा हम समझ पाएंगे। तो पंडित कांता प्रसाद गुरु जी यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने होते हैं, तो पराया जैसे भाषा के कितने हैं, 3 रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। देखिए तो मौखिक भाषा क्या है, परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। जैसे बोलना, मौखिक भाषा मतलब क्या होता है, परिचर्चा का मतलब बोलना, कि हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक क्या होगा, कोई समझेगा नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है, लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचार को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हो गया लेख, पत्र, निबंध, कहानी। ठीक है, तो ये सब क्या है, अपना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। देखिए लिखित भाषा में यही आप समझिएगा कि आप अपने विचार को क्या कर सकते हैं, वहाँ बोल के नहीं, वहाँ पे आप लिख के प्रकट कीजिएगा। ठीक है, तीसरा है अपना सांकेतिक भाषा। जिस संकेत के द्वारा बच्चे, गूंगे या बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उन्हें ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सांकेतिक भाषा क्या है, जैसे कोई आदमी बोल नहीं सकता है, कोई आदमी
या फिर सुन नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, संकेत का प्रयोग करेगा। जैसे कि सांकेतिक भाषा में आप लोग देखते होंगे, जैसे दूरदर्शन चैनल है, उसमें एक रहता है कि साइड में एक लड़की बैठी हुई रहती है, लड़का बैठा, वो संकेत का प्रयोग करता है। तो वो सांकेतिक भाषा हम लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन जो उस सांकेतिक भाषा को जानता है वो क्या करता है, उसी सांकेतिक भाषा से समझता है कि न्यूज़ पे क्या क्या आ रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। जैसे बच्चा को भूख लगता है तो वो रोने लगता है, तो वो क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है। ठीक है, तो देखिए कुछ विद्वान भाषा के दो रूप मानते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जैसे मौखिक भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होगा, ध्वनि होगा। अगर हम बोलेंगे नहीं तो कोई सुनेगा कैसे, और लिखित भाषा का वर्ण होगा, जब तक कोई हम लिखेंगे कुछ भी चीज़ नहीं तो कैसे समझेगा कोई। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और भाषा का बोला जाए तो सबसे इकाई क्या होगा, वर्ण होगा या अक्षर होगा। सबसे पहले हम लोग वर्ण देखते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, एवं वर्णों को लिखित के लिखने के लिए किसी चिन्ह की आवश्यकता होती है, उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों का वर्ण अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्वनि के लिपि चिन्हों का वर्ण क्या कहलाता है, अपना अक्षर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ हम लिखते हैं उसका एक अपना क्या होता है, लिपि होता है। जैसे हिंदी क्या है, अपना देवनागरी लिपि में है। ठीक है, पहले था ब्राह्मी लिपि, तो सबका सब सारी भाषा का क्या है, अपना अपना लिपि होता है, तो उसी में हम लिखते हैं। और ध्वनि के लिपि चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम क्या है, तो देखिए भाषा कैसे कैसे निर्माण होता है, वैसा भाषा कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या है, ध्वनि, उसके बाद आएगा वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, उसके बाद वाक्य और उसके बाद अनुवृत्ति। अब देखिए सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला क्या है, शब्द। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा का लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। ठीक है, शब्द का मतलब ये हुआ कि कोई वर्णों का एक समूह, ठीक है, जिससे क्या हो, एक सार्थक रूप निकले। छोटा सा समूह हो, सार्थक इकाई हो, लेकिन उससे कोई रूप, जैसे कि यहाँ पे अपना उदाहरण दिया है, कमल, नयन और क्या है, चयन। ये सब क्या है, एक लघुत्तम इकाई है, लेकिन इस सब का एक मतलब है। जैसे कमल का मतलब फूल, नयन का मतलब आँख और चयन का मतलब चयनित हुआ है। तो शब्द आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं पद। ठीक है, पद सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। देखिए जब यही शब्द क्या होगा, एक वाक्य में परिवर्तन, मतलब वाक्य में प्रयुक्त होगा, यूज होगा, ठीक है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे कि देखिए मोहन क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या है, पूरा शब्द मिलके एक पद बन गया है कि मोहन क्या कर रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है। यह वाक्य 4 शब्दों से, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता और है से मिलके बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द पद कहलाते हैं। जब ये शब्द क्या होगा, चारों शब्द मिलके वाक्य में प्रयोग हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे वाक्य। ठीक है, वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उसे क्या कहेंगे, वाक्य कहते हैं। इसे भाषा का पूर्णतम इकाई, जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा, यह क्या है, एक वाक्य है। एक मतलब क्या कहते हैं इसको, पूर्णतम इकाई है, मतलब ये पूरा हो गया कि इसमें क्या कह रहा है, मोहन कब जाएगा विद्यालय, तो मोहन कल विद्यालय जाएगा। यदि इसे जाएगा मोहन विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाए तो इस वाक्य नहीं है, बल्कि यह शब्द समूह कहा जाएगा, क्योंकि ये निश्चित अर्थ प्रदान नहीं करता। जैसे देखिए इसी वाक्य को क्या किया, उल्टा लिख दिया, जाएगा विद्यालय कल मोहन, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, शब्द समूह कहलाएगा, लेकिन ये क्या, वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाक्य के अंग। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा क्या है, विधेय। उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राहुल होशियार विद्यार्थी है, यहाँ देखिए होशियार विद्यार्थी कौन है, यहाँ पे होशियार विद्यार्थी कौन है, तो होशियार विद्यार्थी राहुल है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, राहुल के बारे, तो राहुल उद्देश्य होगा। दूसरा है जैसे अभय परीक्षा में बैठा है, परीक्षा में कौन बैठा है, तो अभय, तो अभय क्या हो जाएगा, उद्देश्य। ठीक है,
दूसरा है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। जैसे देखिए अपना उद्देश्य अब है और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि अब है परीक्षा में बैठा है, तो परीक्षा में बैठा हुआ क्या है, ये है अपना विधेय। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, जैसे में चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, यहाँ पे बताइए क्या है। देखिए चंडीगढ़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा उद्देश्य, और एक व्यवस्थित शहर है, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, चंडीगढ़ के बारे में, तो ये हो जाएगा विधेय और ये चंडीगढ़ हो जाएगा उद्देश्य। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, रावण को मारा। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में एक व्यवस्थित शहर और राम को मारा है, सॉरी रावण को मारा, विधेय है। ठीक है, ये दोनों क्या है, अपना विधेय है। अब हम लोग देखते हैं अनुवृत्ति। अनुवृत्ति क्या होता है, अनुवृत्ति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। अनुवृत्ति में यही कहा जा रहा है कि अनुवृत्ति के अंतर्गत क्या क्या आएगा, पहला लिंग, वचन, पुरुष और काल। ठीक है, इस सब का संबंध, परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। और यह संबंध स्थापित कब कब होगा, जैसे कर्ता और क्रिया में, कर्म और क्रिया में, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में ये स्थापित होता है। इसी को क्या कहते हैं, अनुवृत्ति। अब क्या है, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का है। ये हिंदी किस भाषा परिवार का है, तो भारोपीय भाषा परिवार का। ठीक है, अब देखिए हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, तो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से, एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासी ईरानियों ने किया था। ठीक है, अब देखिए हिंदी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले आया क्या, अपना संस्कृत, वैदिक संस्कृत उसको कहते हैं। वैदिक संस्कृत के बाद आया संस्कृत। संस्कृत के बाद देखिए आता है अपना खड़ी बोली। खड़ी बोली से भी पहले आप बोल सकते हो क्या कहते हैं, अशोक का भाषा क्या था, प्राकृत और पाली। प्राकृत और पाली के बाद आता है खड़ी बोली। खड़ी बोली के बाद अपना, खड़ी बोली तो सब हिंदी का ही रूप है, सॉरी प्राकृत और पाली के बाद आएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आता है हिंदी, और हिंदी में ही बहुत तरीके का बोली है, खड़ी बोली, अवधी, मगधी, ये सब क्या है, खड़ी बोली में आएगा, सॉरी हिंदी में आता है ये सब। तो हिंदी भाषा का कहीं से शुरू हुआ, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, फिर पाली, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा का मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। बताए भी आपको कि अपभ्रंश के बाद, प्राकृत और पाली के बाद आया अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भाषा भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा है, जिसे आर्य भाषा, आदि जननी या देव भाषा या देववाणी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए संस्कृत का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो संस्कृत का उत्पत्ति अपना हुआ है वैदिक सभ्यता से, वैदिक काल से। ठीक है, तो वैदिक काल में ही आप देखिएगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब निकला है। तो इसे इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा। इसे देव भाषा भी बोलते हैं, देवों की वाणी। यहीं पे आप देखिएगा रामायण, महाभारत सब कुछ अपना लिखा गया था। इससे भी पहले भाषा है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो वो कौन सा भाषा है, अपना हड़प्पा का भाषा। अगर वो पढ़ा जाएगा तब भारत का सबसे पुराना भाषा कौन, वही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान देते, यहाँ तक सब समझ में आ गया। ध्यान दें, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, तो केवल 8 स्वर थे। और देखिए कौन कौन स्वर थे, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, ए, ओ। ठीक है, इन्हीं 8 स्वर को मूल स्वर कहा जाता है। किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए शब्द स्वर आए, वो कौन है, ए और ओ। ठीक है, गए ये संयुक्त स्वर है। अब देखिए अपभ्रंश में ड, ड और ड व्यंजन नहीं थे। इनका विकास कब हुआ, आदिकाल में हुआ। ठीक है, ड और ढ नहीं थे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से 3 कालों में विभक्त किया गया। पहला प्राचीन भारतीय भाषा, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। प्राचीन भारतीय भाषा कब से कब तक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसमें है वैदिक संस्कृत है कब से, 1500 से लेके 800 तक।
और लौकिक संस्कृत या संस्कृत है अपना 800 से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भाषा है 500 से 1000 ईसा पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा तक। अब पाली मतलब प्रथम प्राकृत ये है 500 से लेके 1 तक, दूसरा प्राकृत ये है 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक, तीसरा अपभ्रंश ये है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब देखिए आधुनिक भारतीय भाषा 1000 ईस्वी से लेके अब तक चला आ रहा है, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश के विभिन्न रूपों सौरसैनी, मगधी, अर्धमगधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री व पैशाची से विकसित हुई है। इन्हें आगे विस्तार में समझाया गया है, ठीक है। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हिंदी का विकास क्रम भी आपका आ गया। पहला है संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। अब नोट क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, अपभ्रंश और हिंदी के बीच में कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है जिसे कुछ विद्वान अवहट्ट नाम से जानते हैं। मतलब अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक और है क्या अपना, उसको क्या नाम दिए हैं, अवहट्ट, ठीक है। तो विद्वान इसे अपभ्रंशी मानते हैं, ठीक। तो कुछ विद्वान क्या कहते हैं, इसे अपभ्रंशी मानते हैं। अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेखित विद्यापति की कीर्ति कला में मिलती है। विद्यापति क्या है अपना, एक कवि हैं, ठीक है। उनकी कीर्ति कला नामक पुस्तक में ये अवहट्ट नामक का स्पष्ट रूप से मिलता है। तो ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला चीज़ है। अब देखिए एक दिया हुआ है, देसिल बयान सब जन मिठा, ते तैसन जपो जंपहो अवहट्टा। ये क्या है अपना, कीर्ति कला में, विद्यापति की कीर्ति कला में दिया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं संस्कृत देववाणी, पाली बौद्ध धर्म की भाषा, भगवान बुद्ध ने पाली में उपदेश दिया था। प्राकृत जैन धर्म की भाषा, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। उसके बाद अपभ्रंश आया, बिगड़ा हुआ रूप। उसके बाद हिंदी, एक है आधुनिक हिंदी। अब देखिए आकृत मूलक के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट या श्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। यहाँ पे देखिए क्या है, सिर्फ संस्कृत संयोगात्मक है, हिंदी भी वियोगात्मक है और अंग्रेजी भी वियोगात्मक है, ठीक। हाँ देखिए विश्व में की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का तीसरा स्थान है, जबकि अंग्रेजी का कौन सा स्थान है, प्रथम। और चीनी की भाषा जो मंदारिन है उनका क्या है, द्वितीय। पहला हो गया अंग्रेजी, दूसरा मंदारिन और तीसरा अपना हिंदी, ठीक है। अब देख राजभाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा के रूप में हम इसका कहाँ कैसे कैसे प्रयोग करते हैं वो देख लेते हैं। राजभाषा का समान अर्थ है राज की भाषा। जैसे भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, ठीक। और भारत की राजभाषा पूछे तो अंग्रेजी है। देखिए राज्य या प्रशासन की भाषा, ठीक है, की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। ये बात क्या है, हिंदी के बारे में सब बोला जा रहा है। देखिए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि हिंदी दिवस कब है, तो हिंदी दिवस अपना 14 सितंबर है। जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी को ही कौन लिपि कहते हैं, नागरी लिपि। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहा जाता है। प्राचीन नागरी देवनागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी के कुटिल लिपि से हुआ है, ठीक है। कहाँ से हुआ है, कुटिल लिपि से। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही प्रकृष्ट रूप है, अर्थात देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। जिसे हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ इधर से इधर, मतलब बायां से किधर, दायां। तो इसी तरीके से ब्राह्मी लिपि भी लिखा जाता था। तो इसीलिए कहता है कि देवनागरी लिपि कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से आया है। हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक लिपि है। यह संवैधानिक वैज्ञानिक लिपि है।
जिसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का प्रयोग होता है। इसमें जैसा उच्चारण होता है, एक सेकेंड, ठीक है, इसमें क्या है, जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, शब्दों को सुंदरता प्रदान करने हेतु शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा का मतलब है जैसे सुंदर लिखा, उसके ऊपर में क्या है, ये सर पर जो रेखा डालते हैं इसको क्या कहते हैं, शिरोरेखा। देवनागरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें क्या है कि एक जैसे ध्वनि बोले, एक संकेत बोले, एक प्रतीक के लिए एक ही उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे हम कमल बोले तो कमल का मतलब फूल ही है, कलम बोले तो कलम का मतलब कलम ही है जिससे हम लिखते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं, शिरोरेखा प्रदान करते हैं। अब कुछ अनुच्छेद है। अनुच्छेद 343 का ए के स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ भारत की राजभाषा हिंदी और इसका लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। देखिए, संविधान जब बना था ना, तो उसमें बोला था कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी जारी रहेगा और उसके बाद क्या होगा, सारे पूरे देश में हिंदी लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये हासिल नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत में पूरा जो है ना 1000 से भी ऊपर भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसीलिए अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है। और भारत क्या है, विविधता का देश है, इसीलिए ये बहुत सारी भाषा यहाँ पे है। तो ये इसका चर्चा कहाँ हुआ था, तो अनुच्छेद 343 के 2 में। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति लागू हुई। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाएं। अनुसूची 8 किससे संबंधित है, तो अपना भाषा से संबंधित। इसमें कितना भाषा है, 22 भाषा है। और 22 भाषा में क्या है, अपना कौन कौन सा भाषा, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी का उल्लेख है। ठीक है, जैसे इसका लिपि देख लीजिए, जैसे हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, डोगरी, नेपाली, बोडो का, मराठी का लिपि क्या है, देवनागरी। मैथिली का देखिए, तिरहुता देवनागरी। मैथिली अपना कहाँ बोला जाता है, बिहार के दरभंगा क्षेत्र में। संथाली, औलचिकी और देवनागरी। गुजराती का गुजराती और देवनागरी। कश्मीरी का क्या लिपि है, फारसी, अरबी, देवनागरी, शारदा। जो हम लोग यहाँ टीक मारे हैं ना, वो सब क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है और फिर उस सबको याद करना ज़रूरी है। जैसे सिंधी, फारसी, अरबी, देवनागरी। असमिया का असमिया, उड़िया का उड़िया, उर्दू का फारसी, अरबी और देवनागरी। कन्नड़ का कन्नड़, तमिल का तमिल, तेलुगु का तेलुगु। ये सब क्या है, अपना ईजी है। जैसे देखिए, पंजाबी का क्या है, गुरुमुखी। बांग्ला का क्या है, बांग्ला। मणिपुरी का एक मैतई, ये इम्पोर्टेंट है, ये भूल सकता है आदमी। मलयालम का मलयालम। ठीक है, आगे देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा है। इसे वैदिक या वैदिक तथा छांदस्य भी कहा जाता है। इसे भारतवर्ष की आदि भाषा भी कहा जाता है। प्राचीन संहिताएं, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद सभी वैदिक संस्कृत में रचना है। देखिए, वैदिक संस्कृत से ज़्यादा टफ होता है, उसमें क्या है, उसका ग्रामर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ या वर्ण हैं, जिसे 13 स्वर और 39 व्यंजन में, जबकि लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनि प्राप्त होती है, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन है। लौकिक संस्कृत को संस्कृत कहा जाता है, जो अभी हम लोग यूज करते हैं। लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि जी की रामायण में देखने को मिलता है। संस्कृत को देववाणी एवं हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। ये बात हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, लौकिक संस्कृत या संस्कृत वैदिक संस्कृत का ही क्या है, एक सरल रूप है। पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है और प्राकृत जैन धर्म की। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में पढ़े गए ग्रंथ दीपवंश में मिलता है। कहाँ मिलता है पाली का प्रयोग, तो दीपवंश में मिलता है, जहाँ इसका अर्थ बुद्ध वचन है। जबकि पाली शब्द का पहला व्यापक प्रयोग बुद्ध घोष की
क्या है, अट्ठ कथाओं में मिलता है। ठीक, कच्चा यन पाली भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण है। ठीक है, ये क्या है, व्याकरण है। प्राकृत भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। प्राकृत को साहित्यिक प्रकृत भी कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार प्रकृत के 7 मुख्य तथा 7 गौण प्रकार हैं। ठीक है, किनके अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया जाता है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजे खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। ये सब इम्पोर्टेंट है। काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। ठीक, अनुच्छेद 345 के में प्रादेशिक भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 346 के पत्रादि की राजभाषा अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख किया गया है। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि के प्रयोग में जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियम करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। इसी अनुच्छेद के द्वारा हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वाहनों का दायित्व निर्धारित किया गया है। ये सब अनुच्छेद है जो कि याद करना पड़ता ही है। अब क्या है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा उड़ीसी को पहले ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका था। असमी, मराठी, बंगाली, पाली तथा प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ये सब क्या है, शास्त्रीय भाषा है। इस प्रकार वर्तमान में देश में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है, 11। अब देखिए राजभाषा क्या होता है। राजभाषा का अर्थ राज्य की भाषा। ठीक है, राज्यों को अपनी अपनी भाषाएं हैं। प्रत्येक राज्य अपनी सीमा में अपने राज्य की भाषा में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। जब केंद्र के साथ उसे संपर्क स्थापना का पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है तो वह राजभाषा का सह राजभाषा का प्रयोग कर सकती है। ठीक, मतलब जब उसको केंद्र से बातचीत करना होगा तो राजभाषा मतलब हिंदी और सह राजभाषा मतलब इंग्लिश का प्रयोग करेगा। ठीक, अब देखिए राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। दूसरे शब्दों में कहे तो जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार, विनियमन एवं संपर्क स्थापित किया जा सके उसे राष्ट्रभाषा, मतलब पूरे राष्ट्र में जिस भाषा का, जैसे अभी हिंदी पूरा राष्ट्र में क्या हो प्रयोग होने लगे। ठीक है, सब आदमी हिंदी में ही एक दूसरे का क्या करे, भावनाओं को प्रकट करे, बातचीत करे, तो क्या होगा, हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगा। राष्ट्रभाषा एक भावनात्मक क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना को संवहन करने की शक्ति होती है। जैसे देखिए राष्ट्रभाषा क्या करता है, पूरे देश को एक सूत्र में बांध देता है। सबको अपने क्या होता है, उस राष्ट्रीय भाषा पर गौरव होता है। सब उस भाषा में संवहन करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। भारतीय संविधान में अभी किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए संपर्क भाषा। भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा, मतलब जो एक दूसरे की भाषा को क्या करे, जोड़ सके। संपर्क भाषा का आशय जनभाषा से है। संपर्क भाषा या जनभाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का कार्य करे और जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे कोई नहीं जानता है तो क्या करे, दोनों के बीच का एक संपर्क स्थापित करे। दूसरे शब्दों में कहे तो विभिन्न भाषा भाषी वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए
जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। मतलब जैसे कोई अगर हिंदी जान रहा है, कोई मराठी जान रहा है, कोई तमिल जान रहा है और उसके बीच में क्या हो, एक दूसरे का मीडिएटर का काम करे, संपर्क जोड़ने का काम करे, तो उसको क्या बोलेंगे, संपर्क भाषा। भारत में प्राचीनतम युग में संस्कृत संपर्क भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी ने उसका स्थान ले लिया है। वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। ये बात सत्य है। मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माता की भाषा, आप लोग सब जान रहे हैं, ठीक है। माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली या प्रकृत रूप मातृभाषा कहलाती है। मतलब जिसको हम क्या करें, आसानी से सीख सके, सहजता से सीख सके, माता पिता परिवार के सदस्य से सीख सके। यह समाज स्वीकृति मानक भाषा होती है। दूसरे शब्दों में बालक अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है, ठीक है। जैसे मेरा जन्म हुआ है जैसे दरभंगा के क्षेत्र में, वहाँ हम मैथिली सीखे हैं, तो मेरा मातृभाषा क्या होगा, मैथिली। और मैथिली में कैसे बोलते हैं, तो बोलते हैं अहाँ आबू बैसू, मतलब इसका मतलब है कि आप यहाँ आके बैठिए, ठीक है। बहुत प्यारा भाषा है। कतो जाए छिए, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, अपना मैथिली है। तो मेरा मैथिली क्या हो गया, मातृभाषा। कोई अगर तमिल में बोल रहा है तो उसका तमिल भाषा हो गया, वह मातृभाषा सीखा है बचपन से। तो अब महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आजकल क्या हो रहा है हमारे देश में, बच्चे का मातृभाषा कुछ और है लेकिन उसको पढ़ाया जाता है इंग्लिश मीडियम में। जैसे मेरा मातृभाषा अगर समझिए मैथिली है, हमको बचपन से क्या किया गया कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया, तो मातृभाषा से दूर कर दिया गया। और जितना आदमी मातृभाषा में जल्दी सीखेगा वो दूसरी भाषा में नहीं सीख पाता है। तो इसीलिए गांधी जी क्या बोले हैं, मातृभाषा बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मानक भाषा, ठीक है। मानक भाषा अब किसको कहते हैं, मानक भाषा को प्रणिष्ठ भाषा, टकसाली भाषा, साधु भाषा और नागर भाषा आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा भी इसमें इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठता भाषा कहलाती है जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की भाषा है। शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पात्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है, ठीक है। ये क्या है, मानक भाषा है। अब आगे देखते हैं क्या है अपना विभाषा। इसे उपभाषा भी कहते हैं। इसका क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होती है। मतलब भाषा से क्या होता है, कम होता है, लेकिन बोली से ज़्यादा। जैसे बोली है ना, जैसे मैथिली तो पूरा एक संवैधानिक भाषा है। जैसे किसी और भाषा का बात कर लीजिए, जैसे भोजपुरी है, या अपना बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, मगधी बोला जाता है, एक अंगिका हुआ, ये सब क्या है, अपना विभाषा, इसको बोल सकते हैं। आचार्य श्याम सुंदर के अनुसार एक प्रांत अथवा उप प्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा कहलाती है, ठीक है। मतलब एक प्रांत और उप प्रांत में बोलचाल में जो भाषा लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, विभाषा। बोली भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसे एक निश्चित शब्द समूह और व्याकरणिक संरचना द्वारा पहचाना जा सकता है, इसको क्या बोलेंगे, बोली। देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। क्या है, देवनागरी लिपि के बारे में। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा और जिसे शिरोरेखा पहले बता चुके हैं कि इसको जैसे सिर पे जो रेखा उसको क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। जैसे कमल के ऊपर खींची गई क्षैतिज रेखा, वही बोले ये लाइन जो है ऊपर में खींच रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, शिरोरेखा, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।